नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोताई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं बीए फर्स्ट और थर्ड ईयर दोनों में ही एक सब्जेक्ट है विश्व इतिहास के नाम से, ठीक है ना। तो बीए थर्ड ईयर में विश्व इतिहास के नाम से, विश्व इतिहास की प्रमुख धाराओं के नाम से एक पार्ट है आपका, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत जिसमें आप 1453 से लेकर के 1870 तक का पूरा इतिहास देखने वाले हैं विश्व का। तो उस परिदृश्य में कौन कौन से टॉपिक हो सकते हैं, अर्थात कि उस सीरीज में कौन कौन से टॉपिक होंगे, वो सारी चर्चा जो है हम आज से करने जा रहे हैं। अब आगे बढ़ूं उससे पहले मैं 1 मिनट आप लोगों का और लूंगा क्यों दोस्तों, क्योंकि ये जो सेशन चल रहा है, ये जो हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं, बेसिकली ये आज से स्टार्ट है, लेकिन इसके 3 लेक्चर स्टार्टिंग से हमने उसमें सिलेबस भी एनालाइज किया है बीए फर्स्ट ईयर के नाम से। बीए फर्स्ट ईयर में पाश्चात्य विश्व के नाम से विश्व इतिहास। तो कंफ्यूज मत होइएगा, अगर आप शुरू से देख रहे हैं तो कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो पार्ट है ये बीए फर्स्ट ईयर में कुछ यूनिवर्सिटियों में बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है विश्व इतिहास पाश्चात्य विश्व के नाम से, ठीक है ना। और यही सेम टू सेम पार्ट जो है कुछ यूनिवर्सिटियां बीए थर्ड ईयर में एक नए नाम से लेकर आई है विश्व इतिहास की प्रमुख धाराओं के नाम से। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इस पर 3 सेशन पहले हो चुके थे। आज लेक्चर नंबर 4 से हम इसको फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। क्लियर है। तो आज का हमारा टॉपिक होने जा रहा है पुनर्जागरण, जिसे हम शॉर्ट में रेनेसा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? रेनेसा कहते हैं। तो ये पुनर्जागरण एक्चुअल में क्या था और इसका क्या प्रभाव रहा है, तो उसको बिल्कुल जीरो से आज के सेशन में हम समझने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। और इसकी नोट्स भी आप जो है इजीली डाउनलोड कर पाएंगे, डिस्क्रिप्शन में जाकर के नोट्स वगैरह सब कुछ मिलेगी आपको। और नए छात्र हैं तो एक बात और विशेष रूप से ध्यान दें आप लोग कि देखिए, जो भी आप सब्जेक्ट मांगते हैं मुझसे, कई सारे छात्रों की, हजारों की क्वांटिटी में छात्रों के मेरे पास में मैसेज आते हैं, व्हाट्सएप पर भी और डायरेक्ट मैसेज भी आते हैं कि सर हमें ये सब्जेक्ट चाहिए, वो सब्जेक्ट चाहिए। यार आप सब्जेक्ट की डिमांड करने से पहले कम से कम एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कर लिया करें, क्योंकि जो सब्जेक्ट आप हमसे मांग रहे हैं ना, वो सारे सब्जेक्ट हम पढ़ा चुके हैं। ये लंबी लिस्ट है जो सब्जेक्ट हम पढ़ा चुके हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरे डिटेल में विस्तार से। और हर एक लेक्चर की नोट्स उसी लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होती है, जिसे आप आसानी से डाउनलोड करके और अपनी स्टडी को बेहतरीन बना सकते हो, ठीक है ना। तो प्लेलिस्ट को जरूर कंपलसरी विजिट करना, प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिए। लेक्चर कंप्लीट हो जाए, ये खत्म हो जाए, उसके बाद में प्लेलिस्ट में जाना और वहां पर देखना कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट है। और हमारे जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको वो सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे, जहां से आप आसानी से जो है उन नोट्स को डाउनलोड कर ले और लेक्चरों को आप डायरेक्ट यूट्यूब पर ही देखेंगे। तो उसमें आपका एक एक कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। क्लियर है। तो ये जो लंबी लिस्ट दिख रही है ना, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई चार्जेस नहीं है। यहाँ पर ना नोट्स का कोई चार्ज है ना लेक्चर का कोई चार्ज है। 50 से ऊपर सेशन में ले चुका हूं बीए वाले स्टूडेंट्स के लिए। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। शुरू करते हैं ये विषय सूची सिलेबस, जिसके अकॉर्डिंग हम ये अध्ययन को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो अभी तक बीए फर्स्ट ईयर में पहला ही टॉपिक चल रहा है, पहला ही टॉपिक माफ कीजिएगा, फर्स्ट यूनिट का पहला ही टॉपिक चल रहा है, जिसमें हम अभी तक आधुनिक युग का प्रारंभ, ठीक है, पुनर्जागरण पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और इससे पहले हमने इसका सिलेबस फर्स्ट वाले लेक्चर में सिलेबस एनालाइज किया था। दूसरे वाले लेक्चर में हमने सामंतवाद को देखा था, सामंतवाद क्या होता है, ठीक है ना। तो आज जो सेशन हम ले रहे हैं ये पुनर्जागरण का, और इसी के बाद में कल से सेशन हमारा होगा सेकंड टॉपिक पर। और फिर संभवतः हम प्रयास करेंगे कि हर एक टॉपिक पर एक लेक्चर लेकर के आए, ताकि आप आसानी से जल्दी से सेशन कवर कर पाए। ये सारे टॉपिक हैं आपके सिलेबस में, इनको एक बार मैच कर लीजिएगा आप लोग। हूबहू वही टॉपिक है जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं। क्लियर है। आइए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। तो दोस्तों हमारा टॉपिक है पुनर्जागरण, रेनेसा, ठीक है, रेनेसा हमारा आज का टॉपिक है। और टेबल ऑफ कंटेंट की बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि हम आज के इस पूरे टॉपिक में पढ़ने वाले क्या क्या पढ़ेंगे। तो दोस्तों इस आज के टॉपिक को हम 5 कॉन्सेप्ट के माध्यम से कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे व्याख्या को। क्या देखेंगे? व्याख्या कह दे, उसको अर्थ कह दे, या आशय कह दे, या परिचय कह दे, या अवधारणा कह दे, सब एक ही शब्द होते हैं, ठीक है। पुनर्जागरण का अर्थ या पुनर्जागरण की व्याख्या। तो सामान्य तथ्यों को हम इसमें समझने का प्रयास करेंगे कि एक्चुअली में पुनर्जागरण होता क्या है, कुछ कंटेंट के साथ समझेंगे, ताकि आप लोगों को समझ, देखिए समझा तो मैं दूंगा ही आपको व्यवहारिक रूप से, लेकिन साथ ही साथ में मैं आपको एग्जाम के लिए कंटेंट भी देने वाला हूं। जो आप भाई आज आपने पढ़ लिया, समझ लिया, वो सब ठीक है, 1 महीने बाद एग्जाम देने गए तो उसमें से 70% तो आपके दिमाग से उड़ गया, थोड़ा बहुत ले दे के 25-30% बचा हुआ है माइंड में, क्या उसके आधारित, उस पर आधार होकर के आप कर पाएंगे कंप्लीट?
नहीं कर पाएंगे, तो आपको चाहिए रिवीजन। अब मान ले कि मैंने यहां पर कुछ कंटेंट के सहारे पढ़ाया आप लोगों को और आप उसका रिवीजन किसी किताब में लगा रहे हो, है ना, तो वहां पर आप रिवीजन लगाओगे तो यहां की जो मेरी स्ट्रेटजी है समझाने की, पढ़ाने की, वो सारी आपके दिमाग से निकल जाएगी। समझिएगा कहानी को। तो कहने का अर्थ यह है मेरा कि पहले आप शांति से लेक्चर को सिर्फ देखिए, कोई नोट डाउन नहीं करना, कुछ भी नोट डाउन नहीं करना, सिर्फ देखना है। उसके बाद में इसी की डिस्क्रिप्शन में जाकर के ये जो नोट्स है मैं जो प्रोवाइड कर रहा हूं नोट्स इसी टॉपिक का, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और उसका रिवीजन बाद में आप लोग लगाएंगे, ताकि एग्जाम के जस्ट पहले फिर एक बार रिवीजन और लगाना है आपको। इसमें आपकी कहानी 100% पूरी होगी निश्चित रूप से। ठीक है, चलिए सेकंड टॉपिक होने जा रहा है पुनर्जागरण की परिभाषाओं पर, कुछ डेफिनेशन देखने वाले हैं कुछ विद्वानों की। इसके बाद पुनर्जागरण के कारण क्या थे, और चौथे पॉइंट में देखेंगे कि पुनर्जागरण के इटली में पुनर्जागरण क्या कारण थे, इटली में या कहें कि पुनर्जागरण की शुरुआत इटली से क्यों हुई, ये देखेंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे पुनर्जागरण की विशेषताओं के बारे में। क्लियर है? तो ये 5 कॉन्सेप्ट है और एग्जाम में इनसे बाहर कोई क्वेश्चन जाता ही नहीं है। या तो क्वेश्चन सेपरेट पूछ लिया जाता है कि पुनर्जागरण का अर्थ बताते हुए उसकी परिभाषा दीजिए, या फिर साथ में एक आध कॉन्सेप्ट को, कारण को और जोड़ देगा, या पुनर्जागरण इटली से ही क्यों शुरू हुआ था ये बता देगा, या उसकी विशेषताएं पूछ लेगा। तो कुल मिलाकर के आपके सभी क्वेश्चन जस्ट लाइक कि इन क्वेश्चनों की तरह, ये जो क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, ये सभी क्वेश्चन है आज के टॉपिक से संबंधित। तो ये 4 क्वेश्चन है, शांति से पढ़ लीजिएगा। इन्हीं 4 क्वेश्चनों का आंसर आज के इस टॉपिक में आप लोग देखने वाले हैं। बात क्लियर हुई ना? तो अब शुरुआत करें। मेरे ख्याल से बेसिक बातें आप सब कुछ अच्छे से समझ चुके हैं। अब शुरू करते हैं सेशन अपना। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस अभी से पहले जो हमारे जितने भी सेशन चल रहे थे वो सिर्फ हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए चल रहे थे, लेकिन अब से अर्थात कि कल से मैंने ट्राई किया है, कल से जो भी आप सेशन आ रहे हैं चाहे सब्जेक्ट कोई सा भी हो, सभी सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मिलेंगे आप लोगों को, दोनों एक साथ मिलेंगे। तो दोनों का कंटेंट मैं एक साथ लेकर के आ रहा हूं ताकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी इन लेक्चरों का लाभ उठा पाए। ठीक है, ताकि बाद में कन्वर्ट करने की आवश्यकता ना रहे, बाद में ट्रांसलेट करना पड़ता है उनको, तो उसकी आवश्यकता अब आप लोगों को नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए पुनर्जागरण क्या होता है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको इसको एक आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो पुनर्जागरण, जैसा कि शब्द क्या बोल रहा है, पुनर्जागरण, इसको तोड़िए, पुनः जागना। क्या मतलब हुआ इसका? पुनः जागना मतलब फिर से जागना। पुनर्जागरण का मतलब यह नहीं है कि कोई अच्छे विचार या कोई नैतिक विचार या कोई चेतना पहली बार आई हो, नहीं, बल्कि जहां पर पहले चेतना थी वो शांत हो चुकी थी, उनको फिर से जगाया गया, तो फिर से उनको एक्टिव किया गया। उसको फिर से एक्टिव करना ही क्या हो जाएगा? पुनर्जागरण कहलाएगा, रेनेसा कहलाएगा। ठीक है, तो ये सामान्य शब्दों में खाली अपने दिमाग में स्टोर कर ली इसको। पुनर्जागरण का मतलब सिंपल आसान शब्दों में ये होता है कि किसी को फिर से जगाना, किसी को फिर से जगाना। ठीक है ना? तो देखिए पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ होता है फिर से जागना। 14वीं और 17वीं सदी के बीच में यूरोप में जो सांस्कृतिक और धार्मिक प्रगति, आंदोलन, युद्ध, कई सारे घटनाएं घटित हुई थी, उन्हें ही जो है यहां पर पुनर्जागरण का नाम दिया गया था। कहां पर? यूरोप में। अब यूरोप कहां पर है? अब यार ये उम्मीद तो, ये अपेक्षा तो मैं आप लोगों से कर सकता हूं कि आपको वर्ल्ड मैप में कम से कम इतना तो पता होगा कि यूरोप कहां पर है, एशिया कहां पर है, ये सारी बातें ना, तो ये मेरे ख्याल से आप लोगों को पता होगा। सभी महाद्वीपों के बारे में आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हो ना तो इससे पहले के जो 3 लेक्चर है उनको एक बार देख लीजिएगा। वहां पर मैंने जो है मैपिंग के माध्यम से कंप्लीट बताया, आपको सभी महाद्वीपों के बारे में बताया है, और मैंने ये भी बताने का प्रयास किया कि यूरोप कहां कहां पर है, इटली और जहां पुनर्जागरण पहली बार आया था वो कहां पर आया था, किस किस माध्यम से आया था, ये सारी बातें। ठीक है, मैपिंग के माध्यम से समझने के लिए इसके पहले के 3 लेक्चर देख लीजिए, आप कंप्लीट श्योर हो जाएंगे कि ये यूरोप कहां पर पड़ता है। जो नए बच्चे उनके लिए बता रहा हूं मैं। तो कहानी कुछ ऐसी है कि यूरोप में 14वीं शताब्दी से लेकर के 17वीं शताब्दी के बीच में कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि वहां पर सांस्कृतिक या धार्मिक आंदोलन भी हुए, वहां पर युद्ध भी हुए, और कई प्रकार के विचारों का प्रसार होने लगा। तो उस प्रसार के कारण यूरोप की जो जनता थी, जहां पर सभ्यता सोई हुई थी, उस सभ्यता को उन विचारों ने जगाने का काम किया, झकझोरने का काम किया। इस युग में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, कहां पर? यूरोप में, यूरोप के लोगों के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नई चेतना आना शुरू हुई।
कैसे हुई ये बात की बात है, ये मैं अभी आगे सब कुछ स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करवाने वाला हूं, ताकि आपके दिमाग में कि स्टोरी की तरफ फिट हो जाए, है ना, एक कहानी की तरफ फिट करना चाहता हूं मैं, इसलिए सब कुछ एक साथ नहीं बल्कि स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चलिए। क्लियर है? तो पुनर्जागरण जो है दोस्तों, ये कुछ और नहीं बल्कि ये एक बौद्धिक जागरण था। क्या था? बौद्धिक जागरण था, बुद्धि को जगाने वाला जागरण था। ठीक है, तो बौद्धिक जागरण था ये। पुनर्जागरण एक बौद्धिक जागरण की एक प्रक्रिया थी। इसमें तर्कों के आधार पर विचार, परंपरा और मान्यताओं का परीक्षण करके उसको स्वीकार करना या अस्वीकार करने की प्रवृत्ति विकसित हुई। अब इस कॉन्सेप्ट से आप क्या समझ रहे हैं, देखिए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ चलिएगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसा बोल रहा हूं ना बिल्कुल वैसा करते चलिएगा। इसी लेक्चर में आपका पूरा टॉपिक आपको याद हो जाएगा, तो दिमाग में कहानी की तरह पूरा फिट हो जाएगा। फिर से रिपीट करूंगा, शुरू से बढ़ूंगा। देखिए पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है? फिर से जगाना। जो जनता पहले सो चुकी थी, ऐसे समझिए, उनको फिर से जगाना ही पुनर्जागरण कहलाता है। 14वीं शताब्दी से लेकर के 17वीं शताब्दी के मध्य में जो है यूरोप में कई सारी घटनाएं एक साथ घटित हुई। कई सारे कारण थे, कारण हम आगे डिस्कस करने वाले हैं उन घटनाओं घटित होने के। कुछ सांस्कृतिक आंदोलन हुए, धार्मिक आंदोलन हुए, कई सारे युद्ध लड़े, है ना, कई विद्वानों के विचार प्रसारित हुए। इन सब से क्या हुआ कि लोगों के बौद्धिक जागरण हुआ, बुद्धि जागने लगी। वो जो है बौद्धिक जागरण का मतलब ये हुआ कि यूरोप के जो लोग थे जिन्होंने कभी भी तर्क के आधार पर कोई डिसीजन नहीं लिया, तर्क के आधार पर कोई डिसीजन नहीं लिया, ऐसे लोग अब तर्क के आधार पर डिसीजन लेने लगे थे। किस पर? तर्क के आधार पर। तर्क के आधार पर डिसीजन लेने लगे, लॉजिक के आधार पर डिसीजन लेने लगे, सही और गलत की पहचान करने के बाद उसको मानना या ना मानना ये करने लगे। नहीं तो इससे पहले कहानी क्या थी कि धर्म के आधार पर या परंपराओं के आधार पर, रूढ़ियों के आधार पर लोग आंखों पे पट्टी बांध करके अंधविश्वास में धकेले जा रहे थे। ठीक है, तो लोग भी इसी प्रकार से आंखों पे पट्टी बांध करके, आंखें मूंद करके एक तरफा हर चीज पर विश्वास किए जा रहे थे। वो सही है या गलत है ये कोई मैटर नहीं करता था उस समय में। लेकिन जब पुनर्जागरण आया, बौद्धिक जागृति हुई यूरोप की समाज में, तब जाकर के वहां के लोगों ने उसको तर्क की कसौटी पर कसना चालू कर दिया। चाहे वो धार्मिक विचार हो या कोई किसी प्रकार का कोई भी विचार होगा, कोई परंपराएं होंगी, मान्यताएं होंगी, उनको तर्क के आधार पर कसने के बाद उसको मानना या ना मानने का डिसीजन वो लोग लेने लगे। ठीक है, तो 19वीं और 20वीं ये कहानी तो हुई आपकी पुनर्जागरण की सामान्य शब्दों में, कि इसको ही पुनर्जागरण कहा गया कि बुद्धि का फिर से जागना। पहले जागे हुए थे, सो गए थे बीच में, फिर से जागे, उसे हमने पुनर्जागरण कह दिया। पुनर्जागरण मतलब बुद्धि का जाग जाना। और लोगों ने जो है पहले अंधविश्वास की तरह, ठीक है ना, अंधविश्वास में पढ़ करके हर एक मान्यताओं को एक तरफा माने जा रहे थे, आंखों पे पट्टी बांध करके माने जा रहे थे। लेकिन पुनर्जागरण होने के बाद में अब उनके विचार इतने डेवलप हो चुके थे, उनका दृष्टिकोण विकसित हो चुका था, और अब यूरोप के लोग क्या कर रहे थे, हर एक, चाहे वो कोई सी भी मान्यता हो, कोई सा धर्म हो, किसी प्रकार की कोई प्रक्रिया होगी, उसे मानने के लिए अब वो तर्क की कसौटी पर, मतलब उसमें लॉजिक ढूंढने लगे लोग, लॉजिक ढूंढने लगे, सही है या गलत है, इसका परीक्षण करने के बाद उस बात को मानना या ना मानना, इसके लिए वो स्वतंत्र हो चुके थे। अब एक तरफा आंखों पे पट्टी बांधकर नहीं मान रहे थे किसी बात को। ठीक है ना, तो ये यूरोप में घटना घटी। हालांकि इसकी शुरुआत यूरोप में हुई थी, लेकिन 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी के मध्य में भारत में भी इसका अनुभव देखा गया था। भारत में भी इसका अनुभव देखा गया था। ये पॉइंट आप विशेष रूप से आप लोग याद रखिएगा। ये आखिरी में ये पॉइंट डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप भारत में रहते हैं, क्योंकि आप भारत में रहते हैं। तो विश्व इतिहास में भी प्रत्येक कॉन्सेप्ट को भारत के साथ जोड़कर देखना अच्छे नंबरों की ओर संकेत करता है। ये बात याद रखिएगा आप लोग। क्लियर है? तो ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए और जस्ट इधर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, ताकि आप समझिए इस टॉपिक को अच्छे से। अब आपको इंग्लिश मीडियम वालों को भी कोई नोट डाउन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये नोट्स दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए है, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम। इसको डाउनलोड कीजिए और अब इसका रिवीजन आप इजीली लगा पाएंगे। आपको पास बेहतरीन कंटेंट रहने वाला है। ठीक है, बेहतरीन कंटेंट का मतलब ये होता है सफिशिएंट कंटेंट, बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा उबाऊ भी ना हो और इतना भी कम ना हो कि वो अपना महत्व खोने लगे। ठीक है, चलिए तो अब कुछ डेफिनेशन को देख लेते हैं इसी क्रम में। तो दो विद्वानों की डेफिनेशन हम देखने वाले हैं। एक डेफिनेशन है
फर्ग्यूसन साहब की। किसकी? फर्ग्यूसन साहब की। फर्ग्यूसन साहब कहते हैं कि पुनर्जागरण का युग महत्वपूर्ण परिवर्तनों का युग था। जी अब ये बात तो हम समझ चुके हैं कि यार जब यूरोप में पुनर्जागरण आया तो ये कहानी जो है ना, ये मध्य युग से लेकर के आधुनिक युग के बीच की कहानी है। क्या होता है ना कि जब एक युग खत्म होकर दूसरे युग जब शुरुआत होती है दूसरे युग की, तो दोनों के बीच का जो टाइम होता है, जो समय होता है ना, वो खाली पड़ा होता है, खाली रहता है, रिक्त रहता है वो। तो वो रिक्त समय जो था, ये इस समय में रिक्त नहीं था, बल्कि इस रिक्त समय में मध्यकाल और आधुनिक काल के बीच का जो समय था, उस समय में ही ये पुनर्जागरण की धारणा बहुत तेजी से प्रसारित हुई थी यूरोप में। तो अब चूंकि पुनर्जागरण जो है, पुनर्जागरण का जो ये युग रहा है, मध्य युग और आधुनिक युग के बीच का युग जो रहा है, इसमें कई प्रकार के परिवर्तन देखे गए। और एक कहानी को आप लोग और याद रखिएगा कि जब भी ऐसे कोई युग परिवर्तित होता है तो युग अपने आप ही परिवर्तित नहीं होता। जब कोई एक युग चल रहा हो और उस युग में, उस समय में, उन परिस्थितियों में अचानक से कोई बहुत बड़ा बूम आ जाए, बहुत बड़ा चेंजेस आ जाए, जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें तो जैसे प्राचीन इतिहास था हमारा, एक आधुनिक मध्यकालीन इतिहास और एक आधुनिक इतिहास। इस इतिहास को 3 काल खंडों में क्यों बांटा गया? भाई इसको बांटने के पीछे का रीजन भी यही है कि प्राचीन इतिहास के समय की जो परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों में एकदम अचानक से और बहुत ही भयानक बदलाव जैसे आया, तो उसे हमने क्या समझ लिया? एक नए युग की शुरुआत समझ ली, और उस युग को हमने नाम दे दिया मध्य युग। ठीक है ना? और मध्य युग के बाद में फिर से एक नया बदलाव आया, अंग्रेजों की वजह से एक नया बदलाव आया, तो उसको फिर हमने एक नए युग के रूप में आधुनिक युग का नाम दे दिया। ठीक है ना? तो इसी प्रकार से किसी भी युग की शुरुआत होती है तो जो पुराना युग होता है उसमें भयानक बदलाव होते हैं, तीव्र गति से बदलाव होते हैं, लगभग पुरानी सारी परिस्थितियां पलट चुकी होती है, तब जाकर के हम एक नए युग की शुरुआत मानते हैं उसे। क्या बात समझ आई आप लोगों को? ठीक है ना? तो इसमें बहुत कुछ मध्यकालीन विचार भी थे और बहुत कुछ आधुनिक विचार भी थे इस युग में। कौन से युग में? पुनर्जागरण वाले युग में। तो इसने मध्य और आधुनिक युग के मध्य के रिक्त स्थान को समाप्त कर दिया, जो दोनों युग के बीच में जो खाली स्थान पड़ा हुआ था उसको खत्म कर दिया, और महान राजनीतिक, सामाजिक एवं बौद्धिक जागृति का सांस्कृतिक काल कहा जा सकता है यह क्योंकि हम देख चुके हैं अभी कि ये बौद्धिक जागृति वाला युग रहा है। पुनर्जागरण और कुछ नहीं बल्कि बौद्धिक जागरण का काल था, ये बौद्धिक जागरण की प्रक्रिया थी, इसे हमने अर्थ में देखा था अभी। ठीक है, तो यहां पर उन्होंने यही कहने का, फर्ग्यूसन साहब ने यही समझाने का प्रयास किया है कि जो पुनर्जागरण रहा है यह महान राजनीति, सामाजिक और बौद्धिक जागृति का काल रहा है। बात समझ आई? ठीक है ना? अच्छा, एक डेफिनेशन और है, जरा इसको भी हम एक बार समझ लेते हैं सेविल साहब की। सेविल साहब की क्या कह रहे हैं ये कि पुनर्जागरण का अर्थ मध्य के साथ पूर्ण रूप से संबंध विच्छेद करना नहीं है। एक एक कॉन्सेप्ट को समझते चलिएगा। क्या कहा इन्होंने कि पुनर्जागरण का मतलब मध्यकाल से पूरी तरह संबंध खत्म कर लेना नहीं है, कि मध्यकाल से हमने संबंध खत्म किए और आधुनिक काल में पूरी तरह से आ गए, इसका मतलब यह नहीं है, बल्कि यह एक सांसारिक आंदोलन था। क्या था? एक सांसारिक आंदोलन था जिसे हर उस समय की जनरेशन के हर एक व्यक्ति ने इस आंदोलन में भाग लिया। इसके अंतर्गत सभी महत्वपूर्ण परिवर्तन आते हैं, जितने भी परिवर्तन हुए जो मध्यकालीन युग के अंत में तथा आधुनिक काल के प्रारंभ में हमें दिखाई देते हैं, दृष्टिगोचर होते हैं। एकदम आसान सी परिभाषा है दोस्तों। उम्मीद करता हूं अर्थ के साथ में ये दो डेफिनेशन, हाँ थोड़ी सी शब्दों में थोड़ी सी ज्यादा जरूर है, लेकिन इसे कभी भूलोगे नहीं आप, क्योंकि ये अपने आप में डेफिनेशन जो है ना, डेफिनेशन की तरह नहीं है, एक कहानियों की तरह है, जहां पर हमेशा याद रखिएगा आप लोग पता है एकदम उल्टा काम करते हो यार। जहां पर लगता है कि कंटेंट बहुत ज्यादा है, कोई किताब पढ़ रहे हैं या कोई टॉपिक आ गया, उस टॉपिक में हो सकता है कि एक टॉपिक जो है पहले आपने टॉपिक पढ़ा, एक दो पेज का एक टॉपिक था, बड़ा आनंद आ रहा है, पढ़ते जा रहे हो पढ़ते जा रहे हो पढ़ते, एक दिन में 10 टॉपिक कंप्लीट कर रहे हो, और अचानक से कोई टॉपिक आया जिसकी लेंथ हो गई 10 या 15 पेजेस की, तो बोलोगे अरे यार ये क्या है, इसको हटाओ, छोटे छोटे टॉपिक पहले पढ़ लेते हैं। ये गलती मत कीजिए। जिस टॉपिक का कंटेंट आपको ज्यादा दिया जा रहा है ना, वो टॉपिक उन सारे टॉपिकों से ज्यादा इजी है, सरल है, आपका टाइम जरूर लेगा, लेकिन वो टॉपिक आपको इतनी आसानी से समझ आने वाला है, जितने टाइम में आपने वो 10 टॉपिक किए ना,
उससे भी आधे टाइम में आपका वो पूरा टॉपिक हो जाएगा और कंटेंट आपके पास में इतना होगा उस एक ही टॉपिक से कि आप उस 10 टॉपिकों के कंटेंट की भरपाई कर सकते हो। इसलिए जहां पर ज्यादा कंटेंट होना उससे डरकर भागिए मत। और खासकर आप लोग परिभाषाओं को शॉर्ट ढूंढने का प्रयास करते हो, छोटी ढूंढने का प्रयास करते हो। कभी छोटे एक एक लाइन वाली परिभाषाओं को कभी डिस्क्राइब करके देख लीजिएगा, आप कर पाओगे? आप नहीं कर पाओगे, ये भी याद रखिएगा। इसलिए जब कोई विद्वान कोई परिभाषा दे तो जो स्टोरी, ऐसे स्टोरी जैसे मैंने अभी आपको बताया है, इस प्रकार की परिभाषाओं पर विशेष रूप से आइए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे पुनर्जागरण के कारणों की। पुनर्जागरण के कारणों की, तो यार जिस परिवर्तन की हम, पुनर्जागरण नामक परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं, ये परिवर्तन हुआ क्यों, क्या कारण थे इसके पीछे, क्या रीजन थे, तो इसके रीजन देखने वाले हैं। तो ये 4 कॉन्सेप्ट अर्थात कि 4 रीजन विशेष रूप से हम लोग देखेंगे यहां पर। कौन कौन से? एक तो व्यापारिक प्रगति, कि उस समय में यूरोप में व्यापारिक रूप से प्रगति हुई। इसके बाद में प्राचीन यूनानी ज्ञान का पश्चिमी यूरोप में प्रचार होना, जो यूनानी ज्ञान था उसका प्रचार यूरोप में होने लगा। तो इसके माध्यम से कैसे संभव हुआ कि एकदम नया बदलाव भी आ चुका है? क्या यूरोप के लोग सोए हुए थे, जो पूरी तरह से सो रहे थे, क्या वाकई में सब सोए हुए थे और यूनान पूरा जागा हुआ था? तो यूनान का ज्ञान जैसे ही यूरोप में आया, एकदम बम फोड़ दिया पुनर्जागरण के नाम का। तो क्यों हुआ ऐसा, ये भी जानेंगे। इसके बाद में यूरोप और एशिया, जहां हम रहते हैं एशिया, यूरोप और एशिया के बीच व्यापारिक मार्गों का बंद हो जाना। तो यार ये मार्ग बंद होने की बात कर रहा है, यूरोप और एशिया के बीच में मार्ग बंद हो गया। मार्ग बंद होता है तो क्या होता है? आना जाना बंद हो जाता है। तो ये आना जाना बंद होना पुनर्जागरण का कारण कैसे बन गया? और यूरोप में पुनर्जागरण आया तो फिर एशिया में भी तो आना चाहिए था, एशिया में क्यों नहीं आया? ये सारी बातें हम इस पॉइंट में करने वाले हैं। अगला पॉइंट है, लास्ट वाला, क्या है? आविष्कार और खोज का प्रभाव। इस समय में कुछ आविष्कार हुए और कुछ खोजें हुई, तो हाँ, ये इससे हम सहमत है पूरी तरह से। भाई कहीं पर अगर कोई आविष्कार होते हैं, नए नए आविष्कार होते हैं, कोई नई नई खोजें होती है, तो क्या होगा? पुनर्जागरण आना स्वाभाविक है, ठीक है ना? तो आइए एक एक करके इन कॉन्सेप्टों को भी हम समझने का प्रयास करते हैं, एक एक करके वो जल्दी से कंप्लीट करते हैं इनको भी, ठीक है? ओके, पहले लेते हैं पहला पॉइंट, क्या? प्रगति, व्यापारिक प्रगति। व्यापारिक प्रगति, ट्रेड प्रोग्रेस, ठीक है, ट्रेड प्रोग्रेस। यहां पर ध्यान से सुनिएगा, 12वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक का जो काल रहा है, इस काल में, कौन सा काल दोस्तों? 12वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी के बीच का काल, ये बीच वाला काल। इस समय में यूरोप में व्यापार की विशेष रूप से प्रगति हुई। क्या हुआ? 12वीं से 15वीं शताब्दी के बीच में क्या हुआ? यूरोप में व्यापार ने बहुत ज्यादा प्रगति की। अब व्यापार प्रगति करने के पीछे क्या कारण थे? बहुत सारे कारण थे, बहुत सारे कारण थे। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चलिएगा, एक एक आपको जो दिमाग में जितने भी क्वेश्चन उठ रहे हैं ना, हर एक का जवाब आपको मिल जाएगा, हर एक का जवाब देके जाऊंगा आप लोगों को आज में। चलिए, तो व्यापारी विभिन्न प्रकार के जन समूहों के संपर्क में आते हैं, वे सोचते हैं और समझते हैं। इससे यूरोप के लोगों में चीजों को समझने, उनकी जांच करने, प्रश्न पूछने और दुनिया की वास्तविकता को खोज निकालने की जिज्ञासा उत्पन्न होने लगी। सबसे पहला पुनर्जागरण का जो कारण बना वो क्या बना कि यूरोप में कई प्रकार के जो भी व्यापार थे उनमें अचानक से प्रगति होने लगी। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ व्यापार में प्रगति हुई। अरे भाई ये सोच के देखिए कि व्यापार में प्रगति क्यों हुई, क्योंकि उससे संबंधित क्षेत्रों में भी प्रगति हो रही होगी, तभी कहीं जाकर के ना व्यापार क्षेत्र में प्रगति हुई होगी। तो जब व्यापार क्षेत्र में प्रगति हुई तो ये व्यापार क्षेत्र जो है यह पुनर्जागरण के कारणों में शामिल हो गया। कैसे? क्योंकि जो व्यापार करते थे, जो लोग व्यापार करते थे, अब वो व्यापार करने के लिए दूर दूर के लोगों से मिलना चालू हुआ उनका। वो जब उनसे मिलना चालू हुआ तो वहां के हालचाल, मौसम के बारे में, वहां की राजनीति के बारे में, वहां के समाज के बारे में, संस्कृतियों के बारे में वो उनको जानने का अवसर मिला। वो जब वो वहां पर सीखे तो उन लोगों ने उन विचारों को अपने यूरोप में आकर के फैलाया। तो इस तरह से एक प्रकार से जो व्यापार की प्रगति होने लगी, जिसके कारण से व्यापारी विभिन्न लोगों से मिलने लगे तो उनकी सोच समझने की क्षमता बढ़ने लगी। तो इस प्रकार से वो उनके अंदर एक विचार उत्पन्न हुआ, तर्क वाला, लॉजिक वाला।
और अब वो हर चीज को लॉजिक की कसौटी पर, लॉजिक के आधार पर देख करके डिसीजन लेने के अब वो लोग आदी होने लगे थे। बात समझ आ रही? तो ये एक विशेष कारण बना किसका? पुनर्जागरण का, रेनेसा का एक बड़ा कारण बना ये। क्लियर है? अगला पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट है प्राचीन यूनानी ज्ञान का पश्चिमी यूरोप में प्रसार। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए 1453 ईस्वी में, जहां से हमारी इस सीरीज की शुरुआत होती है, उस ईयर की हम बात कर रहे हैं। 1453 ईस्वी में कई सारे ग्रीक स्कॉलर्स, कई सारे जो ग्रीक स्कॉलर मतलब कि जो विद्वान थे, यूनान के जो विद्वान थे, उन्होंने अपना देश छोड़ दिया। कौन सा छोड़ दिया? यूनान छोड़ा। जो विद्वान थे उन्होंने यूनान को छोड़ा और पश्चिमी यूरोप में जाकर के बसने लगे। तो अचानक से ऐसा क्या हुआ? अरे भाई 1453 में युद्ध वाली एक भयानक घटना घटी, कुस्तुनतुनिया पर अधिकार। सुना होगा आप लोगों ने, आगे बताने वाला हूं, यहां पर डिस्टर्ब मत होइए, मिक्स कर दोगे नहीं तो आप। तो सुनिए 1453 में यूनान के जो विद्वान थे वो अपना प्लेस छोड़कर, अपना देश छोड़कर के पश्चिमी यूरोप की ओर जाने लगे और अपने साथ प्राचीन यूनानी विद्वानों के जो अमूल्य ग्रंथ थे वो साथ लेकर के गए विद्वान, क्योंकि उनकी संपत्ति तो उनके ग्रंथ ही थे। ठीक है, तो इन विद्वानों से संपर्क के परिणाम स्वरूप लोगों में यूनानी विज्ञान, साहित्य, कला, दर्शन, इन सब में यूरोप के लोगों की रुचियां बढ़ने लगी। तो यूनानी विचारों ने ईसाइयों के मानसिक जगत में एक क्रांति ला दी। आसान शॉर्ट शब्दों में व्यवहारिक रूप से सुनिए तो इसका मतलब यह हुआ कि प्राचीन जो यूनानी ज्ञान था वो पश्चिमी यूरोप तक कैसे पहुंचा? तो उसका विशेष कारण था 1453 में यूनान में जो घटना घटी कुस्तुनतुनिया नाम की, उस घटना ने यूनान के कई लोगों को, और उनमें विद्वान लोग भी शामिल थे, उनको देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया और वो देश छोड़ करके यूरोप की ओर भागने लगे। यूरोप जो कि पश्चिमी यूरोप में जाकर के वो धड़ाधड़ जाकर बस गए और सबसे ज्यादा ये कहां पर बसे थे? इटली में बसे थे। क्यों? क्योंकि यूरोप का उस समय वो सबसे विकसित प्लेस हुआ करता था, इटली, वहां पर बसे। तो जब ये विद्वान अपना देश छोड़कर, यूनान छोड़कर जा रहे थे, तो अपने साथ ये अपने ग्रंथ भी लेकर जा रहे थे। उन ग्रंथों का अध्ययन उन्होंने यूरोप में चालू कर दिया। तो इससे क्या हुआ? यूरोप के लोगों को यूनान का जो ज्ञान था, साहित्य, कला, इन सब के बारे में जानने का मौका मिला। वो जब इन सबको जानने का उनको मौका मिला तो क्या हुआ? उनका दृष्टिकोण, मानसिक दृष्टिकोण में एकदम क्रांति आ गई, वो डेवलप होने लगा, विकसित होने लगा। क्लियर है? Greek ideas brought about the revolution in mental world of Christians. क्लियर है कॉन्सेप्ट भी? चलिए एक एक कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझना है आप लोगों को, कहीं पर कोई कंजूसी नहीं करना, ध्यान सुनिएगा। और बीच में कोई नहीं उठेगा जब तक कि क्लास कंप्लीट ना हो जाए, कोई नहीं उठेगा, नहीं तो क्योंकि इतिहास है, अगर बीच में लिंक टूटी पूरी कहानी खत्म वहीं पर ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरोप और एशिया के बीच व्यापारिक मार्गों का बंद हो जाना। तो अब इसमें आप पता चलेगा आपको कि वो लोग क्यों भागे थे, यूनान के विद्वान देश छोड़कर के क्यों भागने पर मजबूर हुए थे। देखिए 1453 में तुर्की ने क्या किया? पूर्वी रोमन सम्राट को हरा दिया, पूर्वी जो रोमन सम्राट थे उसको हरा दिया और कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। कहां पर? कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। इस कुस्तुनतुनिया को मैंने पिछली क्लासेस में मैप में बहुत अच्छे से बताया आप लोगों को कहां पर पड़ता है ये। और जैसे ही तुर्क का कुस्तुनतुनिया पर अधिकार हुआ, इस अधिकार ने क्या किया? तुर्की लोगों ने इन दोनों के बीच का रास्ता काट दिया। समझिएगा ध्यान से, ठीक है ना? किस किस का? यूरोप और एशिया के बीच का जो रास्ता था, इसके बीच में पड़ता था ये। तो इस पर जैसे ही तुर्की लोगों का अधिकार हुआ, उन्होंने इन दोनों का आवागमन जो है पूरी तरह से बंद कर दिया। बंद करने का इसी का कारण था ये तुर्की का, जिसमें कि वास्को डी गामा भारत पहुंचा था। और अगर ये तुर्की लोगों ने अगर ये कुस्तुनतुनिया को नहीं जीता होता ना, तो संभव था 200 साल अंग्रेज भारत में राज करके नहीं गए होते।
ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आने के पीछे रीजन वास्को डी गामा, और वास्को डी गामा के पीछे आने का रीजन क्या था? ये तुर्की लोगों का रोमन सम्राट पर हमला करना था और तुर्की कुस्तुनतुनिया पर अधिकार करना था। ये कुस्तुनतुनिया पर अधिकार से भूमध्य सागर, जो कि आप भली भांति जानते हैं, ठीक है, भूमध्य सागर जो है हमारा, उसका पूर्वी भाग, पूरब की ओर का हिस्सा, अरब सागर, काला सागर और फारस की खाड़ी, इस पर पूरी तरह से तुर्कों का अधिकार हो गया, क्योंकि इससे पहले कुस्तुनतुनिया के अधिकार क्षेत्र में थे ये। अब किसने अधिकार कर लिया उस पर? तुर्की लोगों ने कर लिया। और जबकि पूरा यूरोप हमसे जो कांटेक्ट में था वो इन अरब सागरों के माध्यम से ही कांटेक्ट में था, और इन अरब सागरों पर तो अब तुर्की का अधिकार हो चुका था, और उसने जो है आवागमन के सारे रास्ते बंद कर दिए। अब पॉसिबल नहीं हो पाया, जिससे क्या हुआ भाई, अगर कोई रास्ता बंद कर देगा तो कोई नया तरीका तो ढूंढना ही पड़ेगा ना, ढूंढना पड़ेगा नहीं? बताओ, ये जब एक रास्ता बंद हो जाता है हमारा तो हमें कोई नया रास्ता खोजना ही पड़ता है अगर हमें कुछ वो काम करना है तो अब चूंकि यूरोप के लोग भूखे तो नहीं मर सकते थे, कुछ तो करना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी देश की कहानी हो। तो यूरोप के लोगों के लिए एक व्यापारिक मार्ग सॉरी बंद हो गए, अतः यूरोप वासियों को व्यापार के लिए नए मार्गों की खोज करने के लिए मजबूर हो गए थे अब वो, और इसी खोज का परिणाम था पुनर्जागरण। बात समझ आई? तो इस खोज के बंद होने से क्या हुआ? आविष्कार और खोजें प्रारंभ हुई। कहने का मतलब है कि तुर्की ने भले कुस्तुनतुनिया पे अधिकार करके एशिया और यूरोप के बीच का मार्ग भले ही बंद कर दिया हो, लेकिन ये यूरोप के लिए बहुत ही अच्छा हुआ, अच्छा साबित हुआ। नहीं तो यूरोप के लोग तो सोए हुए थे, जो पुराना ट्रेडिशन परंपराएं चली आ रही थी उसके अनुसार ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। और अगर ये रास्ता बंद नहीं हुआ होता तो यूरोप में नए नए आविष्कार नहीं होते, नई नई खोजें नहीं होती। नए आविष्कारों में छापे खाने, जिसको हम प्रिंटिंग प्रेस कहते हैं, प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ। किसने किया था दोस्तों? गुटेनबर्ग ने। पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, ये तो आप 5वीं कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं। छापे खाने का आविष्कार किसने किया था? गुटेनबर्ग ने किया था। जर्मनी के थे ये, जर्मनी के गुटेनबर्ग थे, इन्होंने किया था 1460 में, ठीक है, 1460 में गुटेनबर्ग ने। क्लियर है? इसके बाद में बारूद का भी प्रयोग होने लगा, बारूद का प्रयोग भी होने लगा किसमें? तोप और बंदूकों के रूप में। तोप और बंदूकों में बारूद वाले पाउडर, गन पाउडर जिसे बोला जाता है, गन पाउडर का भी प्रयोग होने लगा कैनन्स एंड गन्स में। इससे इंग्लैंड के राजाओं, अब जैसे ये बारूद का प्रयोग होने लगा तो क्या हुआ? इंग्लैंड के जो राजा थे उन्होंने क्या करा? अपनी शक्तिशाली सेना बनाना चालू कर दी, और यही शक्तिशाली सेना के कारण ही ईस्ट इंडिया कंपनी, समझ रहे ना, आधी दुनिया पर अधिकार कर पाई थी। इसके अलावा एक और अजीब सा आविष्कार होता है, और वाकई में विश्वसनीय आविष्कार था, जिसका प्रयोग आज भी किया था, जिसको क्या है? कुतुबनुमा। क्या दोस्तों? कुतुबनुमा। या बैकग्राउंड में पिक्चर देख पा रहे हैं ना ये लोग? बैकग्राउंड में पिक्चर दिख रही है आपको? ये, इसको हम बोलते हैं कैंपस बोला जाता है, जो कि आपको दिशा बताता है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ दिशा बताता है। तो दिशा बताने वाला एक यंत्र होता है जिसे हिंदी में कुतुबनुमा कहा जाता है, इंग्लिश में इसको कहा जाता है कैंपस। तो इटली के मार्को पोलो ने कुतुबनुमा का आविष्कार किया, और इसकी सहायता से समुद्र की यात्रा करना आसान हो चुका था। और जैसे ही मार्को पोलो ने कुतुबनुमा का आविष्कार किया तो समुद्र की यात्रा करने वाले लोगों का जो सफर था बहुत आसान हो गया, और उसी के कारण ये यूरोपीय लोग, अर्थात कि इंग्लैंड के या विभिन्न फ्रांस के अन्य देशों के, यूरोप के अन्य देशों के लोग जो है अन्य देशों तक पहुंचने लगे थे। अमेरिका, इंडिया तक पहुंचे, वो बाकी जितने भी दक्षिण एशिया के दक्षिण देश थे उन पर अधिकार इन लोगों ने किया था। तो ये इसी का पीछे का ये रीजन था, ठीक है, कुतुबनुमा का आविष्कार। इसके परिणाम स्वरूप एशिया तथा यूरोप के लोग दूर दूर तक समुद्र की यात्रा करने लगे, जिससे पुनर्जागरण में सहायता मिलना स्वाभाविक था। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं इटली में पुनर्जागरण का कारण। तो दोस्तों मैंने एक शब्द यूज किया था कि यूरोप में पुनर्जागरण आया, लेकिन शुरुआत इटली में हुई। क्यों हुई थी? क्योंकि जब तुर्की लोगों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार किया तो वहां से बहुत सारे जो विद्वान थे
वो जब अपना देश छोड़कर भाग रहे थे तो उनकी नजर में यूरोप का एक ऐसा देश था जो उस समय सबसे ज्यादा विकसित था, वो था इटली। तो ये लोग इटली में जाकर के बसने लगे। तो उस पुनर्जागरण की शुरुआत भी जो हुई है ना, वो इटली से ही उसकी शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, तो यूरोप में पुनर्जागरण का केंद्र बिंदु इटली था। इटली वॉज द सेंटर ऑफ रेनेसा इन द यूरोप। क्लियर है? तो इटली से पुनर्जागरण की लहर यूरोप के अन्य देशों में पहुंची। तो इस बात को याद रखिएगा आप लोग, यूरोप में जो पुनर्जागरण की धारणा प्रसारित हुई थी उसका सेंटर क्या था? इटली था। इटली से ही यूरोप के दूसरे देशों में पुनर्जागरण पहुंचने लगा। तुर्कों द्वारा किए गए अत्याचारों के परिणाम स्वरूप बहुत से यूनानी विद्वान विचारक देश छोड़कर भागने के लिए मजबूर हो गए और अनेक यूनानियों ने कुस्तुनतुनिया की अराजकता की पूर्ण स्थिति से परेशान होकर इटली में शरण ली। इटली तत्कालीन समय में इटली यूरोप का एक समृद्धशाली देश हुआ करता था और यूनानी विद्वानों को अपने विचारों को फैलाने में बहुत ज्यादा सहायता यहां से प्राप्त हुई। इटली ने इन विद्वानों की बहुत सहायता की अपने विचारों को इटली में फैलाने की। और जब ये विचार तीव्र गति से फैलने लगे तो ये विचार सिर्फ इटली तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि उनका प्रसारण जो है दूर दूर तक यूरोप के अन्य देशों में भी होने लगा। तो इन विद्वानों के इटली में आगमन के बाद अनेक यूनानी लेखकों द्वारा लिखित पुस्तकों का लैटिन भाषा में अनुवाद किया जाने लगा। क्योंकि छापे खाने का आविष्कार हो चुका था, अब तक प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो चुका था, तो अब अनुवाद भी क्यों रुकने वाला था? तो जो भी यूनानी लेखकों के जो ग्रंथ थे उन ग्रंथों का अब जो है अब ट्रांसलेशन होना प्रारंभ हो गया, अनुवाद होना चालू हो गया था। किस भाषा में दोस्तों? तो लैटिन भाषा में। और लैटिन व यूनानी भाषा के अध्ययन हेतु अनेक विद्यालय भी खोले गए, कई स्कूल भी उस समय खोल दिए गए। इस तरह से इटली में पुनर्जागरण होने के पीछे ये प्रमुख रीजन थे, ये प्रमुख कारण थे। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए ना तो सबसे बड़ा तो एक ही कारण था, चाहे वो इटली में कहें या यूरोप में कहें, तुर्की का कुस्तुनतुनिया पर अधिकार। एक शब्द में आंसर, अगर कोई आपसे पूछ ले कि एक शब्द में आपको उसका आंसर देना हो कि पुनर्जागरण के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था, तो पुनर्जागरण के पीछे सबसे बड़ा कारण तुर्की का कुस्तुनतुनिया पर अधिकार था। दैट्स ऑल। क्लियर है? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। पुनर्जागरण की विशेषताओं को हम बात कर लेते हैं। पुनर्जागरण की विशेषताएं, एक सेकेंड। ओके, पुनर्जागरण की विशेषताएं, ये पॉइंट नंबर 4 नहीं है, 5 है। पॉइंट नंबर 5 और लास्ट वाला पॉइंट चल रहा है ये, ठीक है। तो पुनर्जागरण की विशेषताओं में अब हम सिर्फ यहां पर ये बात करेंगे कि रेनेसा की कुछ खास बातें कौन कौन सी थी, इसकी विशेषताएं क्या क्या थी। एक तो मानववाद। यार देखिए, जब ज्ञान की वृद्धि होती है तो स्वाभाविक है कि मानववाद का उदय होगा ही होगा। मानवता को महत्व दिया जाएगा इसमें, है ना, मानवता को महत्व दिया जाएगा। जब भी बुद्धि का विकास होगा, दृष्टिकोण व्यापक होने लगेगा, तो जब ऐसी प्रक्रियाएं किसी देश में होती है तो वहां पर मानव को महत्व देना प्रारंभ हो जाता है, जिससे मानववाद की उत्पत्ति होती है। एक विशेषता है कला का विकास। तो ये तो हम देख चुके हैं भैया, कला का विकास, साहित्य का विकास, धार्मिक क्रांतियां आना, वैज्ञानिक अन्वेषण होना, स्वाभाविक सी। और ऐसे हम और कहीं 10 पॉइंट और दे सकते हैं जो पुनर्जागरण की विशेषताएं बन चुके हैं, ठीक है ना। तो ज्यादा, लेकिन आपको ज्यादा झमेले में नहीं पड़ना है, उतना ही कंटेंट देता हूं जो जरूरत से ज्यादा भी ना निकल जाए, आप लोगों को बोर भी ना लगने लगे कि यार सर आप तो 10-10, 20-20 पॉइंट दिए जा रहे हैं, क्या करेंगे इतना सब कुछ रख के, किताबों में बहुत सारा भरा पड़ा है। तो इतना भी नहीं है और इतना कम भी नहीं कि वहां पर आपका, ठीक है ना, कम पड़ जाए लिखने में, वो भी नहीं होना चाहिए। आइए एक एक को थोड़ा सा जल्दी जल्दी और कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। मानववाद। मानववाद का अर्थ का मतलब होता है उन्नत ज्ञान। जैसा मैंने अभी आपको बताया भाई, जब भी मानसिक दृष्टिकोण व्यापक होता है, बढ़ने लगता है, तो क्या होगा, एडवांस नॉलेज के आने से क्या होगा, मानव को महत्व मिलना प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए मानववाद का अर्थ ही होता है उन्नत ज्ञान। ह्यूमनिज्म मीन्स एडवांस नॉलेज, एडवांस नॉलेज, ठीक है। मानववादी विद्वान जो है, ह्यूमनिस्ट, इन्होंने प्राचीन ग्रंथों की खोज बड़े उत्साह से की। उस समय में जो प्राचीन ग्रंथ थे, क्योंकि अब जैसे ही इनको यूनानी ग्रंथों का स्वाद मिला ना चखने को, उसके बाद तो यहाँ के भी कुछ विद्वान अब जाग पड़े थे और इन्होंने भी अब पुराने जितने भी ग्रंथ थे अब सबकी धूल हटा हटा करके उनको भी
पढ़ना चालू कर दिया, उनकी खोज करना चालू कर दी। इन विद्वानों को, और जो विद्वान ऐसा काम कर रहे थे बड़े उत्साह के साथ में, जो पुराने ग्रंथों को खोज रहे थे, ज्ञान की तलाश कर रहे थे, खोज कर रहे थे, नए नए विचारों को उत्पन्न कर रहे थे, ऐसे विद्वानों को वहां के सम्राटों ने भी हेल्प की। वहां के जो अमीर लोग हुआ करते थे, समृद्धशाली लोग हुआ करते थे, उन्होंने भी सहायता की। शिक्षा प्रेमी जो विद्वान हुआ करते थे, उन्होंने भी इनको संरक्षण दिया, इनका सहयोग किया, इनको मोटिवेट भी किया। तब कहीं जाकर के यूरोप में पुनर्जागरण आ पाया। पुनर्जागरण ने लोगों में उत्सुकता, तार्किक दृष्टिकोण और ज्ञान की पिपासा को जागृत कर दिया था। तो कुल मिलाकर के यहाँ के लोग अब पूरी तरह से जाग चुके थे पुनर्जागरण के बाद में। इनमें तार्किकता आ चुकी थी, और जहां पर व्यक्ति में तार्किकता आ जाए, लॉजिक आ जाए ना, समझ लीजिए कि उसके सीखने की जो लालसाएं हैं वो भयानक रूप से बढ़ने लग जाएगी। और जब व्यक्ति में सीखने की लालसा बढ़ जाए तो समझिए कि वो बिल्कुल विकास की राह पर चल रहा है। और यूरोप में विकास का पहला कारण यही है। ठीक है, तो इस तरह से कह सकते हैं हम कि मानववाद एक पुनर्जागरण की एक सबसे बड़ी घटना होते हुए एक सबसे बड़ी विशेषता रही है। आगे बढ़ते हैं। अगला बिंदु है कला का विकास। कला का विकास इस युग में स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला, नैतिक कला और भी पता नहीं कौन कौन सी कलाओं का विकास हुआ। मध्यकालीन चित्रकला धार्मिक मान्यताओं पर आधारित। ध्यान सुनिएगा, देखिए क्या कहा जा रहा है कि जो मध्यकाल की चित्रकला हुआ करती थी, पुनर्जागरण से पहले की जो चित्रकला हुआ करती थी, वो सिर्फ धार्मिक मान्यताओं को ही मानने वाली चित्रकला थी, धार्मिक मान्यताओं पर आधारित चित्रकला थी। लेकिन पुनर्जागरण के बाद में जो चित्रकला आई, उस चित्रकला में ऐसा नहीं धार्मिक का विरोध नहीं किया उन्होंने, धर्म का विरोध नहीं किया, लेकिन उस धर्म को उन्होंने तर्क के आधार पर कसना चालू कर दिया। इसलिए अब जो चित्रकला आना प्रारंभ हुई वह यथार्थ और धार्मिक परंपराओं को दोनों को मिश्रित करके अब नई चित्रकला आने लगी थी। 16वीं शताब्दी में इटली में कई महान चित्रकारों ने चित्रकला के विकास में अद्वितीय योगदान दिया, यूनिक कंट्रीब्यूशन दिया। Many great painters in Italy made a unique contribution to the development of painting. समझ आ रहा है ना? कुछ ऐसा तो नहीं है सर के ऊपर, क्योंकि यार देखिए इतिहास है, इसमें तो कुछ ऐसा डिफिकल्ट होता नहीं है। अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं लेक्चर को तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं जाएगा इसमें, तो यकीन रखिए कुछ भी डिफिकल्ट नहीं जाने वाला है। सब कुछ एक ही बार में समझ आने वाली चीज होती है इतिहास में, कुछ डिफिकल्ट होता ही नहीं है यार। कोई आप साइंस थोड़ी ना पढ़ रहे हैं आप लोग। साहित्य का विकास तो यूनानी विद्वानों के इटली तथा यूरोप के अन्य देशों में पलायन के कारण, क्या कहा, यूनानी जो विद्वान थे वो इटली में चले गए, यूरोप में चले गए, और भी कई सारे देशों में वो जाकर फैल गए और वहां पर बस गए। तो उससे क्या हुआ कि यूरोप के जो तत्कालीन साहित्य थे, तत्कालीन साहित्य में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। यूरोप के तत्कालीन साहित्य में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। नवीन साहित्य में सामंतों और शासकों के गुणगान के स्थान पर व्यक्तियों के संबंध में उल्लेख किया जाने लगा। तो यूनानी विद्वानों के साहित्यों का यूरोप में आ जाने से क्या हुआ कि पहले का जो साहित्य चल रहा था यूरोप में, उस साहित्य में वो साहित्य किसके लिए था, वो सिर्फ सामंतों के लिए हुआ करता था, राजा महाराजाओं के लिए, शासकों के लिए हुआ करता था। और उस साहित्य में जो है ना, उन शासकों की जो प्रशंसा के वाक्य हुआ करते थे वो भरे पड़े रहते थे। सारा साहित्य जो है उन राजाओं की प्रशंसाओं पर ही लिखे जाते थे, उन्हीं के दरबार में बैठ कर लिखे जाते थे। अरे आज हमारा भी इतिहास देख लीजिए, पूरा मध्यकालीन इतिहास को देख लीजिए। वो मध्यकालीन इतिहास आप कौन सा पढ़ रहे हैं? अरे आप वही मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे हैं जो उन शासकों ने अपने ही दरबार में बिठा करके इतिहासकारों से लिखवाया है, अपने सामने लिखवाया है उनके बारे में। तो कोई अपने बारे में समझ जाएंगे आप लोग, ठीक है, समझते हैं आप लोग, स्पष्ट लिखवाएंगे वो, है ना, समझिएगा। तो बाकी यही कहानी यूरोप में भी हुआ करती थी, मतलब पूरे विश्व में ये धारणा फैली हुई थी। लेकिन जैसे ही नया साहित्य अर्थात कि यूनान का साहित्य आकर के यूरोप में पुराने यूरोप के साहित्य के साथ मिक्स हुआ, वैसे ही अब नई चेतना आने लगी। और अब ये नया साहित्य का काम अब शासकों की प्रशंसा करना नहीं था, बल्कि जो व्यक्ति थे उनके संबंध में बताना अब साहित्य का, नए साहित्य का मुख्य उद्देश्य बन चुका था। और इस साहित्य में लौकिक और परलौकिक विषयों पर भी चर्चाएं होने लगी थी, लौकिक और परलौकिक विषय पर भी चर्चाएं होने लगी थी।
क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है धार्मिक क्रांति। तो 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में ईसाइयों पर कैथोलिक धर्म का प्रभाव भयानक रूप से बना हुआ था। ईसाइयों पर का यूरोप की मैं बात कर रहा हूं। यूरोप में 16वीं शताब्दी के प्रारंभ तक ईसाइयों पर कैथोलिक धर्म का प्रभाव था, लेकिन पुनर्जागरण के कारण जनसाधारण में एक नई चेतना का संचार हुआ और लोगों ने कैथोलिक धर्म के सिद्धांतों को आंख बंद करके मानने से पूरी तरह इनकार कर दिया। 16वीं शताब्दी की नई जागृति ने धार्मिक क्रांति की भूमिका तैयार की, जो धर्म सुधार आंदोलन के नाम से भी प्रसिद्ध है या धार्मिक आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध है। क्लियर है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट बचा आप लोगों का वैज्ञानिक अन्वेषण। तो आप जानते ही हैं अच्छे से कई सारी खोज, कई सारे आविष्कार हुए हैं, तो वैज्ञानिक अन्वेषण क्यों पीछे रहने वाला था। पुनर्जागरण काल में इटली निवासियों ने वैज्ञानिक क्षेत्र में भी विशेष प्रगति की। अभी तक जनसाधारण अज्ञानता और अंधविश्वास में डूबा हुआ था, मतलब पुनर्जागरण से पहले, लेकिन विज्ञान की प्रगति ने इस अज्ञानता को दूर करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई और रूढ़िवादिता को नष्ट करने में, मतलब परंपरावादी जो रूढ़ियां थी उनको नष्ट करने में भी पुनर्जागरण ने एक बड़ी भूमिका निभाई। इस तरह से हमारा आज का ये पुनर्जागरण वाला टॉपिक होता है कंप्लीट। बताइएगा दोस्तों मुझे कमेंट करके क्या टॉपिक आप लोगों को क्लियर हुआ, कहीं पर कोई डिफिकल्टी आई हो, कहीं समझने में समस्या आई हो तो मुझे कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, अभी सेशन की शुरुआत ही है इस सब्जेक्ट की, तो मैं आगे से और प्रयास करूंगा इसको और अच्छा जो है और आसान बनाया जा सके। तो देखो संभव सब कुछ होता है, अगर ये लेवल भी अगर आपको नहीं समझ आ रहा हो ना, तो मैं तो याद है कि हर सब्जेक्ट में पूछता हूँ, ऐसा नहीं किसी में पूछ रहा हूँ, इसी क्लास में पूछ रहा हूँ, हर सब्जेक्ट में पूछता हूँ मैं तो आप लोगों से। जबकि इकोनॉमी और पॉलिटिकल साइंस मेरे फेवरेट सब्जेक्ट है, मैं उनमें भी पूछता हूँ आप लोगों से। बताइए कमेंट करके, प्रॉब्लम आ रही हो तो मैं और जीरो से पढ़ाना पसंद करूंगा और नीचे स्तर पर गिरकर पसंद करूंगा। ठीक है, तो आप लोग, हाँ डोंट वरी, जीरो से पढ़ाऊंगा लेकिन कंटेंट की लेवल को नहीं गिरने दूंगा, निश्चित रूप से नहीं गिरने दूंगा। व्यवहारिक रूप से आपको समझाऊंगा लेकिन कंटेंट आपको इतना बेहतरीन दूंगा कि यदि उसके कुछ परसेंटेज शब्द भी अगर आप एग्जाम में लिख करके आ गए ना तो समझ लीजिए बल्ले बल्ले आप लोगों का। चलिए कल वाले सेशन में, नेक्स्ट सेशन में लेक्चर नंबर 5 में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका अगला टॉपिक सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है, धर्म सुधार और प्रतिधर्म सुधार। धर्म सुधार और प्रतिधर्म सुधार, और इसी के अंतर्गत हम जो है रिवॉल्यूशन मतलब कि धार्मिक आंदोलन के बारे में भी चर्चा करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। तो जो नए छात्र हैं थोड़ा सा जुड़ जाए यार सेशन के साथ में। क्लासेस का मैं आप लोगों का प्रॉपर ध्यान रख रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान आप लोग भी हमारा रख लें। जो नए छात्र उनको बोल रहा हूं, जो पुराने छात्र हैं वो तो मेरे बारे में भली भांति जानते हैं, तो उनको कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती मुझे। तो सेशनों को थोड़ा लाइक माइक भी कर दिया करें, अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो। मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, हेल्पफुल है आप लोगों के लिए तो लाइक कर दे। आप खुद देख पा रहे हैं यार, एक पौने घंटे के 47 मिनट अभी तक हो चुके हैं। इतना लंबा मैं सेशन आप लोगों के लिए ले रहा हूँ। ठीक है, आप पसीना तो देख ही पा रहे हैं आप लोग, ठीक है ना, इसको छुपा नहीं जा सकता है। तो आप लोगों से इतने ही सहयोग की मैं अपेक्षा करता हूं कि सेशनों को शेयर कर दें, लाइक कर दें, और नहीं जुड़े आप तो हमारे साथ में तो अभी तक आप जुड़ जाइए। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो सेशन, अगर आपको लगता है कि यार मैं आपके लिए सही दिशा में आगे बढ़ रहा हूं, आप लोगों के लिए सही प्रयास कर रहा हूं, तो फिर आपको जुड़ जाना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।